हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में आपका स्वागत है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिससे कि पूरा देश चलता है। देश का पूरी जो सरकार का स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनिंग है, एडिशनली हमारे राइट्स, ड्यूटीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमारे ज़िंदगी को गवर्न करती है, एडिशनली सरकार को रन कराती है, वो इस चैप्टर से हमें उनके बारे में पता चलता है। तो आइए इस चैप्टर को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर क्या कुछ बातें लिखी हुई है। आइए चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल से। सेशन 2020-21 के लिए ये पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन ये पोर्शन समझना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं, बल्कि इस चैप्टर और इसके थॉट्स को समझने के लिए। तो पहले आते हैं हम साउथ अफ्रीका की कहानी को लेकर के कि साउथ अफ्रीका कहाँ है और इसके साथ क्या कुछ हुआ। तो पहले इसको मैप पे देख लेते हैं कि साउथ अफ्रीका कहाँ है। तो बेसिकली नाम भी साउथ अफ्रीका है और आप इसकी लोकेशन देखोगे तो अफ्रीका के एकदम साउथ में जो है इसकी लोकेशन होती है, ठीक है, अफ्रीका के एकदम निचले हिस्से में। अब चैप्टर पे आते हैं। तो साउथ अफ्रीका की कहानी क्या थी? तो साउथ अफ्रीका की जो आज़ादी की लड़ाई है, ब्रिटिश वहाँ भी आए थे, इंडिया में भी आए थे, बट साउथ अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई भारत से एकदम अलग है। भारत में क्या था कि भारत में इंडियंस और अंग्रेज़ दोनों एक दूसरे के पैरेलल खड़े थे, ठीक है, और भारत की आज़ादी की लड़ाई जो है एक विदेशी अंग्रेज़ों से हुई थी। साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई है वो 2 लेवल पे हुई। पहले लेवल पे हुआ क्या कि जो है साउथ अफ्रीका में अंग्रेज आए, ठीक है, चूँकि पॉपुलेशन बहुत कम थी, और जो है ब्रिटिशर्स वहाँ आकर के बस गए। यहाँ उनके लिए जो टर्म आ रहा है दैट इज़ वाइट्स, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीका में वाइट्स थे, इन्होंने जो है अब ब्रिटेन से आने वाले वाइट्स को वापस भेज दिया। कहा साहब हमें अपना देश, हम जो है साउथ अफ्रीका में पैदा हुए हैं और हमें जो है इंग्लैंड से कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। और फाइनली एक लड़ाई लड़ी और जो है ब्रिटिश लोगों की जो सरकार थी, जो हुकूमत थी, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में रूल कौन कर रहा है? अब जो है जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर साउथ अफ्रीका में पैदा हुए वाइट्स रूल कर रहे हैं। याद रखिए साउथ अफ्रीका बेसिकली जो है वहाँ के ब्लैक लोगों की, जिस तरह के ब्लैक वाइट ये सब कलर जो है वर्ड्स आज के दौर में सही नहीं है, जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी ये उनकी कंट्री थी। लेकिन जब जो है ब्रिटिशर्स चले जाते हैं तो वहाँ पर अब रूल कौन कर रहा है? तो अब जो है वो वाइट्स रूल कर रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, ठीक है। तो इसका असर क्या हुआ? जो वाइट्स जो बचे, जो ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, यहीं पले बड़े थे, इन्होंने जो है जो वहाँ के ब्लैक्स थे उनको कोई इक्वल राइट्स नहीं दिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जारी रखा। तो इस तरह से जो वहाँ के ब्लैक्स की लड़ाई 2 लेवल पे हो गई। एक तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े जिनको हट गए, दूसरे लेवल पे उनकी जो अगली लड़ाई होती है वो जो है साउथ अफ्रीका के ही वाइट्स के खिलाफ थी, जो कि जो है आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। इन सारी चीज़ों पे आएंगे। तो साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर रहे नेल्सन मंडेला, गांधीवादी लीडर रहे हैं, गांधीयन आइडियल्स को बहुत फॉलो किए। उनका एक स्टेटमेंट है जहाँ से चैप्टर शुरू होता है, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेंस। कहा कि मैंने जो है वाइट डोमिनेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैंने जो है ब्लैक डोमिनेंस के भी खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं एक ऐसी डेमोक्रेटिक फ्री सोसाइटी चाहता हूँ जहाँ पर सब हारमनी के साथ रहें और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कहा कि मैं ऐसे ही आइडियल्स के लिए जीना चाहता हूँ और इसे ही पाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं मरने तक को तैयार हूँ। तो साउथ अफ्रीका की कहानी क्या थी? तो वहाँ पर क्या था कि जो है एक अपार्थाइड सिस्टम था। अब ये अपार्थाइड सिस्टम क्या है? तो अपार्थाइड एक ऐसी सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिसी के तहत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती है। अब ये रेस क्या होती है? दुनिया में जो इंसानों की
मुश्किल से कई कैटेगरीज हैं, मतलब उनके स्किन कलर को लेकर के कई कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली 6 मेजर कैटेगरीज हैं। जैसे आप देखोगे आर्यंस, ठीक है, साउथ में द्रविडियंस, एक हो गए अफ्रीकन्स, आप देखोगे एकदम ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स होता है, सिंपली एक मंगोलाइड ब्रांच है। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी 5-6 मेजर ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज बहुत ज़्यादा है, 5-6 मेजर ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या फिर जो है क्या कहते हैं चाइना, कोरिया, मंगोलिया, इनका जो चेहरा देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, वो एकदम से अलग दिखेंगे। अफ्रीका के लोगों को देखोगे वो एकदम से अलग देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली नॉर्थ इंडियंस को देखोगे वो एकदम से अलग दिखते हैं, साउथ इंडियंस को देखते हो वो एकदम से अलग दिखते हैं। तो ये जो है आप अलग अलग जो है रेसेस के कारण है। जितने रेसेस होंगे उनके बॉडी स्ट्रक्चर, कलर, स्किन, फेस में थोड़ा डिफरेंस आता है। और ऐसे केस में जब इस रेस के आधार पर हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं और ये चीज़ सरकार की पॉलिसी में आता है, उसको हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में क्या था कि साफ साफ उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि किसी भी हाल में किसी भी ब्लैक्स को नौकरी नहीं दी जाएगी, उनको जो है पब्लिक प्लेसेस में आने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक साइन बोर्ड है जो आपको देखना चाहिए। उसने जो है एक साइन बोर्ड लगा दिया कि नेटिव्स इंडियंस कलर्ड जो है, अगर आप जो है हमारे इलाके में रात में आएंगे तो आपको जो है मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आर्म्ड गार्ड्स जो है आपको शूट साइड करेंगे और जो खतरनाक कुत्ते हैं वो आपको कभी भी काट सकते हैं। तो आपको पहले ही वार्निंग दी जाती है, किसी भी हाल में आप हमारे इलाके में नहीं घुसेंगे। अब यहाँ पर जो है 3 कम्युनिटीज़ का आता है। नेटिव कौन है? तो जो अफ्रीका के ओरिजिनल लोग हैं, ब्लैक्स, निग्रो, जो कहो, ठीक है। बेसिकली उनकी अलग अलग ट्राइब्स थी, जुलू और भी दूसरे लोग थे, ठीक है। तो नेटिव्स, इंडियंस मतलब वो लोग जो कि इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। तीसरी कम्युनिटी आ रही है कलर्ड मतलब था क्या कि अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अलग अलग कल्चर के थे, लेकिन वो शादी कर लिए। मीन्स एक वाइट की ब्लैक से शादी हो गई, वाइट की इंडियन से शादी हो गई। तो इस तरह के जो बच्चे पैदा होते थे वो ना तो पूरी तरह से ब्लैक थे ना पूरी तरह से वाइट थे, ठीक है। तो उनको इनके लिए जो टर्म आया दैट इज़ कलर्ड। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का उनका सिस्टम था कि ये कहा कि अगर आप हमारे इलाके में रात में घुसे तो आपको जो है बिना कुछ क्वेश्चनिंग किए सीधे आपको गोली मार दी जाएगी। डरबन शहर का एक साइन बोर्ड है जिसमें ये लिखा है कि ये जो प्लेस है ये जो है वाइट्स के बाथ्स के लिए रिज़र्व है, और ऐसे केस में कोई भी जो ब्लैक है, जो दूसरा कोई कम्युनिटी का है, वो किसी भी हाल में इस बीच पर नहीं आ सकता। इसी को अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। कि साउथ अफ्रीका में क्या था कि साफ साफ ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसके तहत जो ब्लैक्स थे, इंडियंस थे या कलर्ड थे, उनके साथ भेदभाव होता था कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, बस, ट्रेन, इन सब चीज़ों पे आप चढ़ नहीं सकते, आप जो है कोई अच्छी टॉप लेवल पोस्ट नहीं ले सकते, आपको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिलेगी। और ये चीज़ गवर्नमेंट की ओर से ओपन कह करके थी। नॉर्मली क्या था, इंडिया में क्या था, इस तरह से कह करके जो है भेदभाव नहीं होता था, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा बोल करके वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, ऐसी पॉलिसी बना करके उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया। और इसी के अगेंस्ट जो है नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी कि साहब साउथ अफ्रीका हमारा कंट्री है, हम यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेट्स हैं, और ये वाइट्स जो यूरोप से आए हैं और ये हमको कहते हैं कि हम अपने ही देश में नहीं रह सकते। इसी के खिलाफ जो है ये लड़ाई शुरू होती है। खैर यहाँ पर वही बैकग्राउंड कहानी है कि 70th सेंचुरी में यूरोपियंस आते हैं, उन्होंने जो है इस इलाके पे कब्जा किया। तो ये कहानी आपको बता दी हुई है। तो अपार्थाइड सिस्टम क्लियर है, रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट है जिसके तहत आपके स्किन कलर को लेकर के लोगों में भेदभाव होता है। लगभग 3/4 पॉपुलेशन जो है ब्लैक्स थी, लेकिन जो है आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनके पास लैंड नहीं थी, उनके पास अच्छी जॉब्स नहीं थी, उनके पास जो है बेहतर लाइफस्टाइल नहीं थी, उनको वोटिंग राइट नहीं मिले थे। इसी कारण जो है आप उनको बसेस, ट्रेन, होटल में जो है हॉस्पिटल में जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या होता है। तो 1950s में जो ब्लैक्स और कलर्ड और इंडियंस, इन्होंने जो है अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की और इन्होंने एक पार्टी बनाई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। याद रखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से टोटली इंस्पायर्ड है, इसीलिए अफ्रीका और इंडिया की कहानी बड़ी मैच करती है, हालांकि दोनों के ओरिजिन से अलग है, ठीक है। नेल्सन मंडेला भी गांधीयन फिलॉसफी को ही फॉलो करते हैं। तो अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल और कांग्रेस बनाई ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था
जिसमें कई तरह की कम्युनिटी थी। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को समेटे होती है। तो ये भी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने जो है इस तरह के भेदभाव वाली पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की। इसका रिजल्ट ये हुआ, नेल्सन मंडेला और उनके 7 दोस्तों को उठा के जेल में डाल दिया गया और 28 ईयर्स वो जेल में बिताए। यू कैन इमेजिन कि हमको जो है 4 घंटे स्कूल में क्लास में बैठना होता है, हम परेशान हो जाते हैं कि यार क्लास में बैठे बैठे बोर हो गए, हमको गेम्स का पीरियड चाहिए होता है, और वो जो है 28 साल जो है एक जेल में जो है उनकी पूरी लाइफ बीत जाती है कि साहब देश में जो है डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करो, अपार्टहाइड सिस्टम जो है जो कि अनजस्ट और रेसिस्ट है इसको ख़त्म करो, टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। खैर उनकी लड़ाई चलती रही और फाइनली दुनिया भर से प्रेशर पड़ा। खुद इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि जब तक आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं करोगे तब तक जो है हम आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। और 28 साल जेल में रहने के बाद फाइनली जो है सरकार एग्री हुई कि साहब हमको जो है देश में जो है इक्वल सिस्टम लॉन्च करने को तैयार हैं, और नेल्सन मंडेला को फ्री किया गया। फाइनली 26 अप्रैल 1994 ये वो डेट थी जबकि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट होता है और एक नया फ्लैग बनाया गया और ये कहा गया कि आज के बाद से देश में जो है कोई अपार्टहाइड सिस्टम नहीं रहेगा, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ? नेल्सन मंडेला का फिर से एक फेमस स्पीच आता है कि हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्टहाइड टू डेमोक्रेसी। कहा कि 2 ऐतिहासिक दुश्मन ब्लैक्स और वाइट्स जो है उन्होंने बड़े शानदार तरीके से नेगोशिएट करके एक पीसफुल तरीके से अपार्टहाइड से डेमोक्रेसी की ओर वो पहुँचे हैं। और ये जो है ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने जो है लोगों की, इंसान की जो बेसिक अच्छाई को समझा है कि हर इंसान में अच्छाई होती है। मेरी इच्छा है, आई विश कि जो है हमारे साउथ अफ्रीका के लोग इस चीज़ को कभी ना भूलें कि लोगों में अच्छाई होती है, तभी हम जो है परफेक्ट हार्मनी के साथ रह सकते हैं और जो है डेमोक्रेसी को बचाए रख सकते हैं। अब क्या था कि देखो दोनों के बीच जो है दोनों डिसाइड तो हो गया कि डेमोक्रेसी बनेगी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि सब जो ब्लैक्स थे उनकी मेजॉरिटी थी, तो वाइट्स को लग रहा था कि अगर ब्लैक्स की सरकार बन गई, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वोट उन्हीं के होंगे, 3 जो है चूँकि मेजर पॉपुलेशन उन्हीं की है तो सरकार उनकी होगी, तो वो करेंगे क्या, जो वाइट्स लोग हैं उनके खिलाफ जो है केसेस चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वाइट लोगों ने बहुत सारे ब्लैक्स पर अत्याचार किए थे, उनके मर्डर किए थे, तो उनको इस बात का डर था कि ये जो मोस्ट ऑफ अच्छे लैंड्स थे वो सब ब्लैक जो वाइट्स के पास थे। तो वाइट्स को ये लग रहा था कि साहब अगर जो है ब्लैक्स की सरकार बनी तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो छीन ली जाएगी, हमको जो है परेशान ये लोग करेंगे। दूसरी ओर ब्लैक्स को लग रहा था कि साहब हमारी सरकार बननी चाहिए क्योंकि हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है वो भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। अब इस चीज़ में एक बैलेंस कैसे लाया जाए, कैसे जो है दोनों सोसाइटी में ट्रस्ट लाया जाए, इसके लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक रिटन रूल बनाया गया जिसके तहत जो ब्लैक्स थे उन्होंने जो है वाइट्स को फॉरगिव कर दिया, उन्होंने जो है माफ़ कर दिया कि साहब पास्ट में आपने जो भी जो है हमारे खिलाफ़ क्राइम किए हैं हम उसको माफ़ करते हैं, हम सरकार बनेगी तो भी हम आपके खिलाफ़ कोई केस नहीं करने वाले। एट द सेम टाइम जो वाइट्स थे उन्होंने ये कहा कि ठीक है सरकार बनने के बाद जो ब्लैक्स हैं उनको जो है स्पेशल प्रोविज़न मिलेंगे, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके जो है इसका हम विरोध नहीं करेंगे, और ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिख दी गई। ऐसे केस में, और दोनों ही कम्युनिटी के लीडर्स ने साइन किया, तो ऐसे केस में अगर कोई एक कम्युनिटी अगर इस रूल को तोड़ती है तो अगला बंदा ये दिखा सकता है कि देखो साहब आपने साफ साफ साइन किए हुए हैं कि आप जो है हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, आप हमारा नुकसान नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है 2 पार्टियां, एक ऐसी पार्टी जिसने जो है ब्रूटल किलिंग की थी लोगों और जो है ब्लैक्स पर तानाशाही की थी, और दूसरी वो पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, दोनों एक साथ बैठते हैं और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा माध्यम है जो विरोधी पक्षों में समझौता करवाता है और जो है उन्हें जो है देश की भलाई के लिए काम करने को प्रेरित करता है। एक बुक है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, ये जो है नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है, आपको पढ़नी चाहिए, और नहीं तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए।
2 साल तक जो है ज़बरदस्त डिबेट होती है और उसके बाद जो है फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन करके रेडी होता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है दोनों के हितों का ख्याल रखा, देखा कि किसी तरह से ब्लैक का भी कोई नुकसान ना हो। उन्होंने साफ साफ ये इंश्योर किया कि ब्लैक्स को जो है आपके डेमोन की तरह नहीं देखा जाएगा, उनको जो है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एट द सेम टाइम जो वाइट्स हैं उनके साथ भी जो है उनका भी नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। उनका जो प्रियम्बल है वो साफ साफ जो है उनके स्पिरिट को दिखाता है, जिस पर अभी जो है चैप्टर में बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। इस तरह से साउथ अफ्रीका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गया कि किस तरह से दो सबसे दुश्मन कम्युनिटी जो है एक साथ मिल करके देश की भलाई के लिए काम कर सकते थे। तो ये जो है इसी का अच्छा एक और चीज़, चूँकि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, ब्लैक्स थे, वाइट्स थे इंडियंस थे, कलर्ड थे और भी अलग तरह के, इसी कारण उन्होंने अपने देश को रेनबो नेशन कहा। ठीक है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, विच कंट्री इज़ नोन एज रेनबो नेशन। ठीक है, तो दैट इज़ साउथ अफ्रीका। यहाँ पर जो पिक्चर्स देख रहे हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग तरह के लोग हैं, वो मिलजुल करके जो है एक साथ काम कर रहे हैं और इसी कारण इन्होंने जो है अपने देश को रेनबो नेशन कहा। ठीक है, नेल्सन मंडेला की एक और स्पीच आती है जिसमें वो कहते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। वो पास्ट की भी बात करता है, फ्यूचर की भी बात करता है। हमने एक ऐसा पैक्ट किया है जो डिक्लेयर करता है कि हम जो है कभी भी उस पुराने रेसिस्ट, ब्रूटल और रिप्रेसिव पास्ट को लौटने नहीं देंगे। और एडिशनली यह एक चार्टर है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है कि जिससे जो है हम पुराने दौर से बाहर निकल करके हम एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जहाँ ब्लैक्स, वाइट्स, विमेन, मैन सब लोग मिलजुल करके और अच्छे तरीके से काम करने को तैयार हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका रेनबो नेशन, याद रखिए एग्जाम पर्पज से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट वैसे समझने के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली चीज़ वो हमारे भीतर एक ट्रस्ट डालता है, ठीक है, कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो लोगों के कुछ आइडियल्स होते हैं, ठीक है, वो आपसी वो जो है इसमें मेंशन करते हैं कि देखिए साहब हमारा संविधान ऐसा होगा, इसमें ये बेनिफिट्स होंगे, ये राइट्स होंगे, ये ड्यूटीज़ होंगे, एटलीस्ट हर चीज़ लिखी हुई होती है। और सिंपल वे में कहते हैं अपने स्कूल को देखिए, स्कूल के पास एक टाइम टेबल होता है, ठीक है, जिसमें साफ साफ मेंशन होता है कि फर्स्ट पीरियड कौन पढ़ाएगा, सेकंड पीरियड कौन पढ़ाएगा, थर्ड, फोर्थ, किस पीरियड में कौन पढ़ाएगा, किस, फिर अगेन सब्जेक्ट डिसाइडेड होते हैं कि जो है कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट लेगा। एडिशनली क्लासेज डिसाइड होती हैं कि कौन सा बच्चा किस क्लास में पढ़ेगा। तो इस तरह से क्लास में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। मान लीजिए इस टाइम टेबल को फाड़ के फेंक देते हैं, अब होगा क्या कि फर्स्ट पीरियड में 4 टीचर घुस रहे हैं, ठीक है, और सेकेंड से लेकर जो है फोर्थ पीरियड जो है वो एकदम से खाली हो जाती है। एक पीरियड में 4 टीचर, सेकंड में खाली। दूसरी चीज़ 12th के बच्चे जो है क्लास 4 में पहुंच गए और क्लास 1 का बच्चा 12th में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी ओर जब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा या टाइम टेबल रहेगा तो आप साफ साफ कह सकते हो देखो साहब फर्स्ट पीरियड जो है एसएसटी का है तो एसएसटी वाले सर पढ़ाएंगे, साइंस वाले सर का जो पीरियड जो है थर्ड है वो थर्ड में आएंगे। एडिशनली इसी में साफ साफ होता है कि देखो आप क्लास 1 के स्टूडेंट हो तो आप क्लास 1 में बैठोगे, आप 12th में जाके नहीं बैठ सकते हो। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो है एक साफ साफ रूल्स एंड रेगुलेशन का स्ट्रक्चर है। सिंपल वे में कॉन्स्टिट्यूशन का अगर डिफाइन करें तो इट्स अ बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। सबसे सिंपल डेफिनेशन, इट्स अ बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ, ठीक है। यार जितने वर्ड जोड़ोगे ना चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। क्या क्या चीज़ें होती है? रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होती है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं, एडिशनली आइडियल्स एक्सप्रेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो अगेन फिर से साउथ अफ्रीका की कहानी पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या था, दोनों पार्टियों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। वाइट ने जो है ब्लैक्स का जो है मेजॉरिटी एक्सेप्ट किया और ये कहा कि ठीक है सारे लोग 1 पर्सन 1 वोट देंगे, और ब्लैक्स ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम जो है आपके ऊपर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई पास्ट की गलतियों के लिए चार्ज नहीं करेंगे। ऐसे केस में अगर कोई एक पार्टी इस रूल को तोड़ता है, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो उस केस में अगला बंदा जो है वो उसको दिखा सकता है कि देखिए साहब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप जो है ये रूल्स नहीं तोड़ सकते। एक और चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे सुप्रीम लॉ होता है। तो ऐसे केस में कोई भी सरकार
चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकती, या ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। इस कारण भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। ऐसे केस में एक पार्टी आती है, वो बोलती है हमारी सरकार है, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र डिक्लेयर करते हैं। क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री रहेगा और ये सभी धर्म के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। ऐसे केस में भले ही किसी पार्टी की कितनी मेजॉरिटी आ जाए, वो कितना भी चाह ले, वो इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। इसका असर ये होता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों का ट्रस्ट जो है सिस्टम पर बना रहता है, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है। सेकेंड थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स लिखे होते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए वो राइट्स डिसाइड करता है कि किसको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। तो ऐसे केस में अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश की जाती है, अगर जानबूझ करके सरकारें ऐसे कानून बनाती हैं जिससे कि किसी के फंडामेंटल राइट्स लॉस हों, तो उस केस में आप अगेन जो है आप ये कह सकते हो कि देखिए साहब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो है ये राइट्स देता है, तो ऐसे केस में आप इसको बिल्कुल भी छीन नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना, हर देश के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो है जो अपने लोगों में ट्रस्ट पैदा करता है। तो सिंपली भारत में भी ऐसे ही बना हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो है उस कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो की फैक्टर्स हैं। तो इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेट दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। आप इंडिया के केस में देखिए, इंडिया में देखिएगा तो आपके पास अलग अलग तरह के लोग हैं। पंजाब का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, साउथ का अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है, बट हर तरह के लोग इंडिया में बहुत अच्छे से तरीके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक स्टेट, हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन, हर एक टाइप के लोगों के लिए अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं, और ऐसे केस में कोई भी राइट्स का अगर वायलेशन करता है तो ऐसे केस में वो कोर्ट जा सकता है, कंप्लेन कर सकता है कि साहब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स देता है, ऐसे केस में सरकारें ये गलत कर रही हैं, तो सरकार को आप रोकिए, ठीक है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के कारण लोगों के अंदर अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट पैदा होता है और लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन होता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, सारे लोग मिलजुल करके रहें, अच्छे से काम करें। Second thing, Constitution specify how the government will constitute and how will the power to take which decision। दूसरी चीज़ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, ठीक है। सरकार कैसे बनेगी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैसे इलेक्शन होगा, किसके हाथ में क्या पावर होगी और कौन पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है। ऐसे केस में अगर मान लीजिए कोई मंत्री या कोई नेता या कोई अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, तो अगेन आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन दिखा सकते हो। जैसे मान लो जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं साहब 5 साल हो गया लेकिन हम चुनाव नहीं कराएंगे, हम ऐसे ही रूल करेंगे, तो उस केस में आप कॉन्स्टिट्यूशन दिखा सकते हो कि साहब साफ साफ लिखा है 5 साल बाद जो है आपको रेजिग्नेशन देना होगा, नए इलेक्शन कराने होंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम मान लीजिए जो है रेलवे मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं साहब ठीक है हम रेल मिनिस्टर हैं लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो है देश के फाइनेंस से भी रिलेटेड काम करेंगे। तो अगेन फिर जो है इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो दिखाएंगे कि साहब नहीं, ये आपका जो है लिमिटेशन है। सिंपली कोई स्टेट है, जैसे मान लीजिए एक स्टेट ले लेते हैं XYZ, वो ये कहता है कि नहीं साहब हमको जो है अमेरिका से डायरेक्ट रिलेशन रखना है, तो फिर से जो है भारत सरकार उनको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएगी कि साफ साफ आपको मना किया गया कि आप जो है सेंटर, ये जो फॉरेन रिलेशन सेंटर का काम है, आप जो है खुद से डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना सकते। तो इस तरह से सरकार कैसे बनेगी और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल अस द राइट ऑफ सिटीजन्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सरकार के पास असीम पावर होती है, तो ऐसे केस में इस बात की पूरी संभावना होती है कि सरकार जो है पावर का मिसयूज़ करे, और ऐसे केस में कोई एक आदमी मासूम है जिसने कोई गलती नहीं की है, उसको वो पनिश कर सकती है, सीधी सी बात है।
हो सकता है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भी हो सकते हैं, उनका कोई पर्सनल झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे केस में जो है यह साफ साफ सरकार की पावर पर लिमिटेशन लगाता है कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है, किसी के राइट्स का वायलेशन कर रही है, तो उस केस में आप कंप्लेन कर सकते हो कि देखिए साहब, हमारा फंडामेंटल राइट कहता है कि हमें जो है राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, हमें फ्रीडम मिलेगी, आप हमको ऐसे ही जेल में नहीं डाल सकते, आप जो है ऐसे ही हमको किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यह जो है जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय लोगों के क्या आइडियल्स थे, वो कैसा देश बनाना चाहते थे, तो ये उस चीज़ को भी बताता है कि हमारे देश के जो मेकर्स थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो कैसा फ्यूचर बनाना चाहते थे देश का, ये उसके बारे में भी बताता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये चारों फैक्टर आप जानिएगा। ठीक है। इस तरह से ये जो आइडियल्स हैं, ये सिर्फ इंडिया के ही केस में नहीं, वर्ल्ड वाइड जो है सही है। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, एक काम करो, ये टॉपिक जो बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। आप वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।